और बहन जी को इनकी मक्कारी समझ आ गई कि ये टू पार्टी सिस्टम का जो इनका अंदर खाते जो इसका मुहिम है उसको चला रहे हैं। यूनिफॉर्म एक कोड हो महिलाओं के लागू करना चाहते हैं, उसमें समझता हूँ मैं कोई बुरी बात नहीं है कि एक देश एक कानून हो। तो अब यहाँ पर ये तथ्य कैसे बैठ सकता है कि वो संविधान को तोड़ने की बात कर रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? 1956 में जब हिंदू कोड बिल 4 टुकड़ों में लागू हुआ तो हिंदू जो मर्द है एक शादी कर सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे हीरो हीरोइनों ने, हिंदुओं ने शादियां की, या खासतौर पे आदमियों ने, धर्मेंद्र वगैरह ने, तो उन्होंने मुस्लिम बन करके तब शादी की, क्योंकि हिंदू धर्म में 1956 के बाद 2 शादी नहीं कर सकता। ग्रेड के हिसाब से एक राष्ट्र और एक पगार क्यों नहीं होनी चाहिए? तो इन्होंने जब राष्ट्र इनकी वो नहीं चली, लोगों को समझ आ गई इनकी चालबाजी, तो इन्होंने 2 गठबंधनों में पूरे देश को शामिल कर दिया। लेकिन आपने कहा एनडीए हो गई चाहे इंडिया हो गई, ये संविधान को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन उस बीच कैसे भूला जा सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी तो चर्चा कर रही है कि एक देश एक कानून हो। तो अब यहाँ पर ये तथ्य कैसे बैठ सकता है कि वो संविधान को तोड़ने की बात कर रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सब नागरिकों पे लागू नहीं होता। ये सिर्फ महिलाओं के लिए, महिलाओं के जो अधिकार हैं, जो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया था और उन्होंने इनको 4 हिस्से में किया, जिसमें महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार, और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो पुरुष हैं उनको एक शादी करनी चाहिए। तो वो जो उनके पर्सनल लॉ हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनके अपने शादी ब्याह के, तलाक के, अपने निजी अपने धर्म के हिसाब से या वर्गों के हिसाब से वो हैं, तो उनको सबको कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके कि तमाम महिलाओं को एक जैसा कानून हो, उनको तलाक लेने का, उनको पिता की संपत्ति में अधिकार, और जो आदमी हैं, जैसे हिंदुओं में हो गया 26 जनवरी 1950 के बाद 1956 में जब हिंदू कोड बिल 4 टुकड़ों में लागू हुआ तो हिंदू जो मर्द है एक शादी कर सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे हीरो हीरोइनों ने, हिंदुओं ने शादियां की, या खासतौर पे आदमियों ने, धर्मेंद्र वगैरह ने, तो उन्होंने मुस्लिम बन करके तब शादी की, क्योंकि हिंदू धर्म में 1956 के बाद 2 शादी नहीं कर सकता। बिना तलाक लिए, या पत्नी चली जाए, मर जाए, या तलाक हो जाए, उसके बाद ही कर सकता है। यूनिफॉर्म एक कोड हो महिलाओं के लागू करना चाहते हैं, उसमें समझता हूँ मैं कोई बुरी बात नहीं है। उसके लिए हमने कहा कि मोदी जी को आप आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, तो आप उससे पहले आर्टिकल 43 है, उसमें लिखा हुआ है कि भैया जो एक राष्ट्र एक पगार, 1 नेशन 1 वेतन, तो तमाम नागरिकों को, मजदूरों को एक जैसा आप लिविंग वेजेस जो बाबा साहब ने लिखा था आर्टिकल 43 में, उसको लागू करो। तो हम कह रहे हैं ठीक है भाई, तुम महिलाओं के लिए कानून ला रहे हो, अच्छी बात है, हम वेलकम कर रहे हैं, लेकिन आप मजदूरों के लिए भी एक वेतन ला के तो क्या दिक्कत है? तो मतलब आप बसपा यही चाह रही है कि आर्टिकल 43 जो है 1 नेशन 1 वेतन, इसको भी लागू किया जाए? बिल्कुल लागू किया जाए, क्योंकि मजदूरों का मामला है। खेत मजदूर से लेके इंडस्ट्रियल मजदूर, होटल कर्मचारी से लेकर के फैक्ट्री कर्मचारी, दुकानों में काम करने वाला, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, तमाम कर्मचारियों को जो अपने ग्रेड के हिसाब से एक राष्ट्र और एक पगार क्यों नहीं होनी चाहिए? जब आप एक राष्ट्र एक कानून की बात करते हो तो एक राष्ट्र एक पगार क्यों नहीं होनी चाहिए? सब लोग जो मेहनत करते हैं, चाहे सरकारी में हो, प्राइवेट में हो, कहीं पर भी हो, उसको वेतन एक जैसा होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? तो हम और दूसरी बात, संविधान में लिखा, हम तो कह रहे हैं संविधान के आर्टिकल 43 को, जैसे आपने कश्मीर से वो हटाई, धारा 370 हटाई, और जैसे आपने ये 44 ला करके यूनिफॉर्म यूसीसी ला रहे हो, जिस तरीके से आए, तो हमने कहा इसी तरीके से आप आर्टिकल 43 भी लागू कर दो। इसमें तो लाखों लाख, हर जाति, हर धर्म, हर भाषा, हर समुदाय के मजदूर को, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो हर एम्प्लॉई हैं, कहीं भी किसी क्षेत्र में काम करते हैं, उन तमाम लोगों को एक जैसी पगार मिलेगी, उनका आर्थिक जीवन स्तर बढ़ेगा, उनका रिहायशी, उनका सामाजिक जीवन परिवर्तन होगा, और एक महान राष्ट्र की स्थापना होगी। क्योंकि जिस देश का एक नागरिक अगर मजबूत है, नागरिक मजबूत है, तो उसका राष्ट्र मजबूत है। तो इसीलिए हमने कहा, बहन जी ने कहा, हम सबने कहा, बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि आर्टिकल 44 से पहले आर्टिकल 43 आता है, 44 से पहले आप 43 लागू करो, एक राष्ट्र एक पगार, 1 नेशन 1 वेतन। अच्छा, लेकिन अगर इन सबके बीच बात की जाए तो 2024 भी नज़दीक है। अगर सत्ता में वापसी करती है बसपा पार्टी, तो क्या लगता है कि वन वेतन वाला जो आप आर्टिकल 43 बता रहे हैं, इसको लागू करेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इकलौती इस देश के अंदर ऐसी पार्टी है जो चुनावी मैनिफेस्टो नहीं बनाती है, घोषणा पत्र, ये समझ लीजिए। अच्छा। उनका एक ही घोषणा पत्र है, भारत का संविधान।
वो कहते हैं कि जब भी हम सत्ता में आएंगे, और जैसे 4 बार उत्तर प्रदेश में आए तो उन्होंने भारत के संविधान को लागू किया। तो और इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहन जी पक्का प्रधानमंत्री एक तो बनने वाली हैं, पहला दलित प्रधानमंत्री देश में 2024 में बनने वाला है बहन मायावती के रूप में। और संविधान का सिर्फ 43 नहीं, संविधान का एक एक आर्टिकल वाइज लागू होगा, पूरी शिद्दत के साथ लागू होगा। ये बहन जी का पहला कमिटमेंट है और ये बहुजन समाज पार्टी का पहला कमिटमेंट। हाल ही में तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उस दरमियान कहा था कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगी। उस पर क्या कहना है? क्योंकि बसपा पार्टी को तो बहुत उम्मीद है, साथ ही साथ जो बसपा के समर्थक हैं, जो वोट देते हैं, जिस तरीके से उनके जो चाहने वाले हैं, उनके लिए दुखद खबर जैसी थी। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ूंगी, मैं इन मनुवाद और पूंजीवाद के खिलाफ विरुद्ध मेरी लड़ाई होगी। और ये लड़ाई देखिए, ये प्रधानमंत्री पद तो जीतने के बाद होता है ना, जब आपकी कितनी सीटें आई, कितनी शक्ति है, उसके बाद वो आकलन होता है। लेकिन बहन जी ने कहा कि सिर्फ प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं, उन्होंने अपने जैसे कार्यकर्ता, हम जैसे जो अंधभक्त हैं, बहन जी के सपोर्टर हैं, हम जो दिन रात सपने देख रहे हैं बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, तो बहन जी ने कहा जमीन पर उतरो, सिर्फ प्रधानमंत्री के चक्कर में मत लगो। हमें लड़ाई, हमारी लंबी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है, तो उसको जमीन पे उतर के पहले इन मनुवादियों से, इन पूंजीवादियों से इनको टक्कर देनी है, इनको लड़ना है इनसे। प्रधानमंत्री पद तो बाद में होगा, जब जीतने के बाद होगा, उस समय देखेंगे जो भी होगा। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को जमीन पे उतारने के लिए, सपने से जगाने के लिए, नींद से कि सपने मत देखो, खुली आंखों से जमीन पे काम करोगे, जब भी प्रधानमंत्री भी बनेंगे और इनसे भी लड़ाई हम लड़ पाएंगे। तो उन्होंने कहा पहली चुनौती है इस देश से मनुवाद को रोकने की, भारत के संविधान को बचाने की, और इस पूंजीवाद को रोकने की, और इस देश के मेहनत कश आवाम को शक्ति देने की। ये उनकी पहली है, इसलिए उन्होंने 75 साल से कांग्रेस ने सत्ता पर राज किया। आज सत्ता में वापसी आने की ये नौबत आ गई है कि वो गठबंधन कर रही है, लेकिन उस दरमियान बसपा पार्टी का एकला चलो वाली राजनीति, क्या लगता है कि ये लोगों के दिलों में कितनी कुछ खुशी जता सकती है? क्योंकि उस समय जब पूरा विपक्ष गठबंधन कर रहा है, तो उस बीच बसपा पार्टी एकला चलो की राजनीति करना चाहती है। देखिए, एक बहुत भारी साजिश का हिस्सा है ये, जिसको बहन जी समझ चुकी हैं। देखिए, ये जो इन्होंने आरएसएस ने बहुत पहले 10 साल 15 साल पहले एक कैंपेन चलाया था कि 2 पार्टी सिस्टम, इन्होंने कहा था कि 2 पार्टी होनी चाहिए अमेरिका की तर्ज पे। तो उसको उन्होंने, जब वो नहीं हो पाया, क्योंकि बाबा साहब ऐसी डेमोक्रेसी बना गए हैं कि इसमें जो पार्टियां, आप कोई भी पार्टियां जितनी मर्जी बना सकता है, क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम में सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। क्योंकि ये विविधताओं में एकता का देश है, जिसमें दुनिया भर के एक से एक धर्म है, जातियां हैं, भाषाएं हैं, कल्चर हैं, और अलग अलग वर्ग हैं, जिनके आदिवासी से लेकर SC ST, महिलाएं और मजदूर, जिनके अपनी तकलीफें, अपनी मांग हैं, उनके अपने अधिकार संविधान में निहित हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी कोई पार्टी अगर बात नहीं सुनती है, तुम्हारी बात को आगे नहीं ले जाती है, तो आप अपनी पार्टी बनाएं और अपने राजनीतिक प्रोग्राम को, कार्यक्रम को, मांगों को आप जनता के सामने, देश दुनिया के सामने लेकर के आएँ। तो बाबा साहब बहुत सारे आर्टिकल 19 में आपको बहुत सारे राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन बनाने की आज़ादी दे गए थे। उसके साथ साथ बाबा साहब ये भी दे गए थे सीधे काम सामान्य नागरिक को शक्ति, कि अगर कोई राजनीतिक दल आपको अगर टिकट नहीं देता है, आपको अगर आप में क्षमता है, आप पे प्रोग्राम है, आप जनता के लड़ते हैं, तो आप सीधे जाइए 10 आदमी लेकर के चुनाव आयोग में पर्चा भरें, जमानत राशि भरें और चुनाव लड़के आज़ाद उम्मीदवार के रूप में भी लड़ सकते हैं। तो इतनी भारी वो ऐसी डेमोक्रेसी बना गए, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये कह रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी अर्थात कांग्रेस हो जाए, एक तरफ NDA हो जाए या RSS वाले, और बाकी सब इनके पीछे लग जाएं वर्ण व्यवस्था की तरह, कि जो क्षत्रिय है, वैश्य है, जो शूद्र हैं और ब्राह्मण है, वामन रूपी जो उनके अध्यक्ष रहें, और बाकी सब उनके नौकर रहें। और इसी तरह कांग्रेस कर रहे थे। तो इन्होंने जब राष्ट्र इनकी वो नहीं चली, लोगों को समझ आ गई इनकी चालबाजी, तो इन्होंने 2 गठबंधनों में पूरे देश को शामिल कर दिया। और बहन जी को इनकी मक्कारी समझ आ गई कि ये 2 पार्टी सिस्टम का जो इनका अंदर खाते जो इसका मुहिम है उसको चला रहे हैं। इसलिए बहन जी ने कहा हम 85% के लोग, हमारी अपनी लड़ाई, संविधान में हमारे अधिकार अलग, हमारी समस्याएं अलग और उनका निदान अलग, इसलिए हम खुद अपनी चुनौती सामने तुम्हें देंगे, दोनों से तुमसे टक्कर करेंगे और सामने लड़ेंगे और अपने इस देश की राजनीति में सीधा दखल रखेंगे। तो बहन जी ने कहा। लेकिन इस बीच अगर समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं ये भी तो सवाल खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं, बसपा ने अपनी लिस्ट भी जारी करी है, आप अब उसमें जो है ब्राह्मणों को भी टिकट दिए गए हैं, 2 से 3 ब्राह्मण को टिकट दिए गए हैं। तो क्या ब्राह्मण वोट भी सेधना चाहती है बसपा पार्टी?
देखिए, सवाल ब्राह्मणों का मुझे समझ नहीं आता कि जब ये राजनीतिक दल हैं जिसमें राहुल गांधी जनेऊधारी अपने आप को कहते हैं या दूसरे दल हैं, जब ये SC STs का इन्होंने अलग सेल बना करके उनको टिकट, उनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उनको भी चुनाव लड़वाते हैं, जबकि उनको कुछ करने नहीं देते हैं। बहन जी, अगर ब्राह्मणों को या दूसरे कमज़ोर वर्गों को, आर्थिक कमज़ोर, जो जिनको आज तक, ब्राह्मणों को क्या हर ब्राह्मण को नौकरी मिल गई, हर ब्राह्मण को इस देश के अंदर क्या सारे अधिकार मिल गए? तो जो वर्किंग क्लास है, जो मेहनत करता है, हर ब्राह्मण महिलाएं, उनके ऊपर भी एट्रोसिटीज होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी योगी सरकार में 2 माँ बेटियां, ब्राह्मण माँ बेटी जल के मर गई, जो बुलडोजर के उन्होंने भेजा और दोनों जली और मर गई। तो इस तरीके से महिला, ब्राह्मण भी तो महिला है ना, मजदूर भी तो ब्राह्मण है। अगर बहन जी अगर उनको रिप्रेजेंटेशन देना चाहती है तो उसमें कौन सी बुरी बात है? 85% की लड़ाई हमारी जब 1965 में शुरू हुई थी, उसको लेकर के आज तक जब वो चली आ रही है, तो आज जो माहौल बन गया इन कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों के कारण, जो अपर क्लास वर्ग थे, जो अपने आप को स्वर्ण कहते थे, ऊंची जातियों के लोग जो इस देश में रूल करते थे, जब वो कमज़ोर हो गए तो वो भी तो भारत के नागरिक है, उनको भी तो हमें रिप्रेजेंटेशन देना है।